हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी मार्केट फॉर्म्स की। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो देख लिया, उसके कॉन्सेप्ट पता है तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आगे फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने लास्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट बताए थे, दो टाइप के, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंडर तीन चीजें लिखवाई थी मैंने: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल में होता क्या है, इसके फीचर्स को पढ़ेंगे, फिर कुछ ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, डिमांड कर्व भी पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है। तो दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, परफेक्ट कंपटीशन। तो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, बट डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर लिखवाए थे, यानी कि मैंने मेन फैक्टर्स बताए थे आपको, जिससे डिटरमाइन होता है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उनके अंदर मैंने आपको पांच चीजें लिखवाई थी: नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेचर ऑफ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप देखोगे सबके अंदर अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसी पे बेस सारी चीजें बता रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखिए परफेक्ट कंपटीशन क्या है। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था यही कि क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैंने आपको उसमें लिखवाए थे मेन फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है ना, वो बेटा लार्ज नंबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलर कम है या बायर कम है, दोनों के दोनों लार्ज नंबर पे है। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। इस वजह से क्या होता है, ये जो मार्केट का प्राइस ना फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई सेलर अपनी मर्जी से बेच रहा है। कोई इंडिविजुअल सेलर या फिर कोई इंडिविजुअल बायर मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। राइट, उसके बाद मैंने आपको नेचर ऑफ कमोडिटी उसमें भी लिखवाया था। तो यहाँ पे आपकी जो नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, वो है होमोजीनियस। मैंने आपको बताया था होमोजीनियस क्या होती है, जिसके लगभग जो सेम सी होती है, लगभग कहीं पे भी देखोगे। फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, और वो यूनिफॉर्म प्राइस पे बिकती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं होमोजीनियस। तो आप इस डेफिनेशन को समझिए क्या है। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट at a fixed price by the market, या at a price fixed by the market। तो ये तो हो गई बेटा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। बट एक चीज का ध्यान रखना, रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता एग्जैक्टली। इन रियलिटी आप लिख लेना स्टार डाल के, इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन कंपटीशन हैज नेवर एग्जिस्टेड। तो ऐसा कभी कोई एग्जिस्ट नहीं हुआ। बट इससे थोड़ा सा पास का एग्जाम्पल है, बहुत क्लोज एग्जाम्पल है, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर सकता है, वो है एग्रीकल्चरल गुड। एग्जाम्पल ले लो वीट के और राइस, वीट और राइस। तो ये जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। राइट, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, आप एग्जाम्पल खुद देख सकते हैं। अगर आपको वीट जो है, वीट खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत सारे हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द व्हीट और राइस। तो होगा क्या, कोई भी एक पर्टिकुलर बायर अगर दुकान पे जाता है, कहता नहीं भाई मैं 20 के नहीं लूंगा, मैं 15 रुपए किलो ही लूंगा आटा तुमसे, तो वो तो सीधा कहेगा ना भाई मैं नहीं दे सकता तेरे को। ठीक है, तो क्या होगा, कोई एक सिंगल बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उसके प्राइस को। सिमिलरली जब मैं सेलिंग की बात करूंगा, अगर कोई दुकानदार कहेगा मैं तो 50 रुपए किलो दूंगा आटा, लेकिन मार्केट में चल रहा है प्राइस 30, तो कोई भी नहीं लेगा उससे। तो यानी कि वो सिंगल सेलर जो है ना, अकेला सेलर, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता प्राइस को। अगर वो पूरी मार्केट मिलके, मतलब धीरे धीरे रेट्स तो हमको भी पता है कि बढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल में कभी पूरा एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर इसको देखा जाए, वीट और राइस इसके बहुत क्लोज एग्जाम्पल है। बहुत धीरे धीरे रेट बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीट और राइस, और एट अ टाइम आपको कहीं अलग अलग प्राइसेस नहीं मिलेंगे अगर हम देखेंगे। ऑल्दो आप सोचोगे कि हाँ भाई मिलते तो है सर, कहीं पे आटा आशीर्वाद का थोड़ा सा महंगा होता है, तभी मैं कह रहा था कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। बट काफी क्लोज रहते हैं आटे के प्राइसेस, ये नहीं कि कहीं पे बहुत ही ज्यादा हो गया, कहीं पे बहुत कम। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था मर्सिडीज और मारुति, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे। वो दो कार हैं, बट दो कारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वो आपकी क्या कहते हैं,
डिफरेंशिएटेड नेचर की मानी जाएगी। और यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड नहीं, ये आपका है एक होमोजीनियस नेचर की चीज होगी, ठीक है। तो वीट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वीट है उसके प्राइसेस कोई सिंगल बायर और सिंगल सेलर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं कर सकता मार्केट के प्राइस को, राइट। तो आप यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो नीचे, मतलब स्टार डाल के, नो सिंगल बायर और सेलर, एंड सेलर लिख लो, एंड seller can significantly significantly affect the market price market price of wheat etc, जो भी, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये जो फीचर्स हैं सारे आपके, वो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स कराए थे, मेन फैक्टर्स बताए थे जिस पे मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड है, उसी पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे आपके नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे क्या होते हैं, वेरी लार्ज। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो डेफिनेशन में भी आ गया था, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो सबसे पहला फीचर तो इसका ये हो गया कि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो देखिए इससे हमको बात क्या पता चलती है, सबसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसी वजह से सिंगल इंडिविजुअल, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट अफेक्ट या इन्फ्लुएंस, कैन नॉट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहली बात होगी, मार्केट प्राइस को वो लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ना ही सिंगल इंडिविजुअल, ब्रैकेट में लिख लेना, बायर और सेलर, ये दोनों नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे कैसे होता है भाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे डिटरमाइन होती है, यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, कैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड, उस पे डिफरेंस आता है, मतलब फर्क पड़ता है प्राइस का, ठीक है। तो प्राइस जो कमोडिटी का है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ना कि इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स। तो जो भी मार्केट का प्राइस बनता है, डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वही मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ता है प्राइस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, देयरफॉर यूनिफॉर्म, इससे हमें ये पता चला यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। अब इसके बाद सेकंड फीचर आपने पढ़ाई हुआ है, जो नेचर ऑफ कमोडिटी है इसकी, वो होगी होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ये जो आपकी होगी होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट सोल्ड इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है लगभग, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब हो गया, हम मान के चलेंगे कि लाइक ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक साइज, शेप, क्वालिटी, क्वालिटी, कलर एटसेट्रा, हम ये मान के चलते हो लगभग सेम है। इसका एग्जांपल तो वीट हो गया, आपको पता ही है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट वीट। तो आप वीट देखोगे लगभग क्या कहते हैं, ये सेम सही होता है, उसका सेम साइज, शेप, क्वालिटी, कलर लगभग सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीट एक एग्जाम्पल। अब बात आती है इससे फर्क क्या पड़ता है अगर सारी चीजें लगभग सेम सी है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो कि हर रिस्पेक्ट में सेम मिल रहा है आपका, ठीक है, अनलाइक मर्सिडीज एंड मारुति, मर्सिडीज लेना और मारुति लेने में फर्क है, लेकिन आप गेहूं लेते हो एक दुकान से ले लो या किसी और दूसरी दुकान से ले लो, तो वो चीज वो होमोजीनियस प्रोडक्ट कहलाएगी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, आपको सेम मिल रही है हर रिस्पेक्ट में, चाहे साइज हो, चाहे शेप हो, गेहूं का क्वालिटी हो या कलर हो, लगभग सब कुछ सेम मिलेगा। तो ऐसे होते हैं आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो इससे होता क्या है, बायर्स जो होते हैं ना, ध्यान रखना, इसकी वजह से अब ये सारी चीजें सेम है, तो बायर्स क्या करेंगे, बायर्स आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो इससे क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो है ना, वो हाई चार्ज नहीं कर पाएगी प्राइस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सिंस
यहाँ पे आप लिख सकते हो बायर बायर बायर्स आर विलिंग buyers are willing to pay only same price for all products of all the firms in industry in the इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में उसके जैसी जो भी कंपनी जितनी भी है वो प्रोडक्ट्स बेच रही होंगी, तो बायर्स कहेंगे भाई मैं तो इतने ही पैसे दूंगा। तो इससे क्या होता है, दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। ठीक है, तो इससे हमको पता है ये इससे मतलब श्योरिटी रहती है कि यूनिफॉर्म प्राइस ही पूरे मार्केट में रहेगा, यानी कि सेम प्राइस रहेगा, राइट। अब बच्चों इसमें जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पॉइंट है, थर्ड फीचर जो है वो है आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब बेटा एक बात सोचिए कि मार्केट में एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्केट में है 3 दुकानें, खरीदने वाले हैं मान लो 300 लोग, तो ये 100 लोग लगभग डिस्ट्रीब्यूट से हो जाते हैं, यहाँ 100 जाते हैं, यहाँ 100 जाते हैं, यहाँ 100 जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये जो दुकानदार है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं अभी नॉर्मल। ठीक है, मान लो एक इलाका है वहां पे क्या कहते हैं 3 दुकानें हैं और लोग है 300 या 3000, मान लो चलो 3000 लोग हैं, तो ये हर दुकान पे लगभग हजार हजार लोग जा रहे हैं, तो इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। एबनॉर्मल का मतलब हो रहा है एक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होगा, बाहर के और लोग जो होंगे ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सप्लाई कैसी है, सप्लाई अभी थोड़ी कम, अब क्या होएगा, अब लोग जो है ना यहाँ पे देखो तो उसी हिसाब से प्राइसेस भी ले रहे होंगे ठीक ठाक। अब लोग क्या करेंगे, और लोग आएंगे अपनी दुकानें खोलेंगे मार्केट के अंदर, वो देखेंगे भाई इतने नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट के नाम पे खोलेंगे दुकानें। तो यहाँ पे जो एंट्री होती है ना बेटा, ये एंट्री फ्री होती है, मतलब फ्रीडम होती है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, कोई भी बंदा अपनी दुकानें खोल सकता है। तो अब कोई भी बंदा अपनी दुकान खोलता है, तो मान लो अब ये पब्लिक जो है ना बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब ये 500 हो गई। तो अब आप एक चीज देखो, क्या हुआ, किसी भी कीमत पे अब ये हजार हजार लोग यहाँ तो जाएंगे नहीं, तो इनके जो प्रॉफिट है ना, अभी ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। क्या हो गया, क्योंकि और फर्म्स आ गई मार्केट में, क्योंकि मार्केट में एंट्री फ्री है। ठीक है, तो अब एबनॉर्मल प्रॉफिट कोई नहीं कमाएगा, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये भी अपने रेट्स को थोड़े नॉर्मल करेंगे, ये भी अपने रेट्स को थोड़े से नॉर्मल करेंगे। तो इनके क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस जो होगा थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, क्योंकि ये पहले से 3 थे, अब ये और आ गए। तो क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, और ये लोग जो क्या कहते हैं अभी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, अब ये थोड़ा नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेंगे। इसी वजह से तो क्या होता है, आपकी मार्केट बिल्कुल सही रहती है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अगर ये मूवमेंट नहीं होती तो ये, अगर ये क्या कहते हैं फ्रीडम नहीं होती एंट्री करने की, तो ये अपने मन चाहे प्राइसेस पे ले सकते थे, तीनों के तीनों मिल जाते और कहते कि भाई चलो अपना रेट इतना रखते हैं, तो इन लोगों से इतने रुपए लिए जाएंगे, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के पूरे चांसेस थे। बट इस टाइप की मार्केट में फ्री एंट्री, फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट की, तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी इन्होंने बदतमीजी करी, बदतमीजी का मतलब है अपने मर्जी के इसने रेट बढ़ाए, तो और मार्केट के अंदर लोग आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा भाई इतना ज्यादा प्रॉफिट है। जैसे ही लोग आ जाएंगे तो प्रॉफिट नॉर्मल वापस बन जाएगा। ठीक है, सेम केस है एग्जिट का। अब मान लीजिए क्या हो रहा है कि अब दुकानें इसकी जगह और भी बढ़ गई। ठीक है, अब बहुत सारी और 3 दुकानें और बढ़ गई, अब क्या हो गया, अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया इनके बीच में कि भाई अब क्या हो रहा है, अब इनको रेट बहुत कॉम्पिटिटिव करने पड़े। और इस ये जो दुकानें हैं ना, इन्होंने रेट अपने सबने फिर और भी कम करे। पहले जब 3 थी तो मैक्सिमम रेट थे, जब 3 और आई तो इन्होंने थोड़े नॉर्मल रेट करे, अब ये और आ गई तो कंपटीशन बढ़ गया सब में, और ये रेट अब अपने आप बहुत कम कर लेगी। ये 3 सबको करना पड़ेगा रेट तो कम। तो अब जब रेट बहुत ज़्यादा कम होने लगेंगे, तो ये देखेंगे कुछ लोग इनको यहाँ पे ना, यहाँ पे लॉसेस मिलने लग जाएँगे काफ़ी फर्म्स को यहाँ पे। तो वो क्या कहेंगे यार कि भाई यहाँ तो लॉस हो रहा है, बेकार का चक्कर है, हम तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस उठा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से फर्म्स फिर कुछ एग्ज़िट करने लग जाएगी। मान लो इसने एक एग्ज़िट कर लिया, इसने एक एग्ज़िट कर लिया, ऐसे फर्म्स वापस एग्ज़िट करने लग जाएँगी, और ये नॉर्मली जो फर्म्स है आपकी वापस 6 की 6 हो गई। तो इस टाइप की फ्रीडम की वजह से, तो जो मार्केट के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, बायर्स तो खैर सेम ही रहने हैं, तो ये जो नंबर ऑफ सेलर्स है, ये लगभग से सेम से रहते हैं, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के उसमें रहते हैं। ठीक है, कभी भी इनको एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं होता, ना ही एक्सेसिव लॉस होता। अगर एक्सेसिव प्रॉफिट होने लग जाता है, तो क्या होता है, फर्म्स और आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो वापस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अगर इनको कभी भी क्या कहते हैं एक्सेसिव लॉस होने लगे, तो फर्म गायब हो जाती है, चली जाती है, क्योंकि लॉस नहीं उठा पाती, तो फिर उनको वापस नॉर्मल प्रॉफिट होने लग जाता है। ठीक है?
तो आप ये लिख सकते हो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे आप लिखना देयर आर, इसका मतलब क्या है, देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, no artificial and natural barriers for entry for entry of new firms, ठीक है, and exit of existing firm, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उनका मतलब एग्जिट, एग्जिस्टिंग फर्म। इससे होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, इंश्योर्स दिस इंश्योर्स एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होते, एंड एबनॉर्मल, लॉन्ग रन में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एंड एबनॉर्मल लॉसेस इन द लॉन्ग रन, ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर ऐसे होने लगे एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इन केस ऑफ देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट, न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी, न्यू फर्म एंटर कर जाएंगी, तो इससे क्या होगा, आप खुद सोचोगे, क्या कहते हैं, जैसी न्यू फर्म एंटर करेगी तो सप्लाई जो होगी ना मार्केट के अंदर वो बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, जो मार्केट का प्राइस है ना वो क्या होएगा, डाउन हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस डाउन हो जाएगा, प्राइस डाउन हुआ तो आपका जो क्या कहते हैं प्रॉफिट्स जो होंगे वो भी थोड़े से डाउन हो जाएंगे। तो जो पहले प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट थे ये डाउन हुए, प्रॉफिट डाउन हुआ, डाउन हो गया, क्या बन गया, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट में बन गए, ठीक है। तो अब इस केस में देखो जब एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे होंगे, तो जब एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे होंगे तो कुछ फर्म्स क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी, एग्जिट एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट करने लगेगी। इससे क्या होगा, अब ना एग्जिस्टिंग फर्म अगर एग्जिट कर रही है तो मार्केट के अंदर सप्लाई हो गई है थोड़ी सी कम। अब ये जो सप्लाई थोड़ी सी कम होएगी तो क्या होएगा, आपका जो प्राइस है ना थोड़ा सा राइज कर जाएगा। अब प्राइस राइज करेगा, पहले जो लॉसेस हो रहे थे ना, अब ये अप हो गया ना, प्राइस प्राइस के अप होने की वजह से जो पहले एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे थे अब वो नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाएंगे। अब आपको नॉर्मली प्रॉफिट होने लगेगा क्योंकि प्राइस हो गया यहाँ पे राइज। तो ये होता है फायदा फ्रीडम ऑन एंट्री एंड एग्जिट। तो बच्चों ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग की तीन चीजें लिखवाई थी, पहला वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरी मैंने लिखवाई थी होमोजीनियस प्रोडक्ट, आपको तीसरा लिखवाया था मैंने फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। ये तीनों चीजें लिखवाई थी, ध्यान रखना बेटा। एक टर्म है प्योर कंपटीशन, तो ये जो है ना प्योर कंपटीशन में आती है ये तीनों चीजें। तो ये जो तीनों मैंने चीजें आपको लिखवाई है ये फंडामेंटल कंडीशंस है, तो आप नोट डाल के लिख लेना, फंडामेंटल कंडीशंस ऑफ प्योर कंपटीशन, उसमें ये तीनों लिखना जो भी मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। क्या है, प्योर कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा सा फर्क है। ये जो प्योर कंपटीशन है ये थोड़ा सा छोटा लेवल मान लो, लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन है वो थोड़ा वाइड लेवल हो गया, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन मैंने आपको बताया। अब ये जो है ना परफेक्ट, ये अगर आपसे कोई पूछेगा फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन, तो फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन क्या होते हैं, ये जो मैंने आपको पहले तीन लगाए, जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वो, और क्या कहते हैं, आपको मैंने लिखवाया होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये जो तीनों के तीनों होते हैं ये प्योर कंपटीशन के फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के भी है, प्योर कंपटीशन के भी है, लेकिन प्योर कंपटीशन के सिर्फ यही तीन फंडामेंटल फीचर्स हैं। लेकिन आपसे फीचर्स ऑफ, अभी तो मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, इसको आप नोट में लिख लेना, नोट में बना के लिख लेना, फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन 1 2 3 जो मैंने लिखवाए थे, ठीक है। और बाकी जो हम कर रहे हैं वो तो परफेक्ट कंपटीशन का चल ही रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में बेटा 4 और होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी 3 तो ये होते ही होते हैं, ठीक है, प्योर कंपटीशन वाले तो तीनों होते हैं। अब चौथा लिखोगे आप, फीचर जो है परफेक्ट कंपटीशन का ये है, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, राइट। तो ये होता है आपके परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, ये प्योर कंपटीशन में नहीं होता, ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन का ही पार्ट है। तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है ये, तीन लिखवा दिए, चौथा ये है, राइट। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट है ये आपका परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे समझिए इसका मतलब, बेटा परफेक्ट नॉलेज का मतलब है, परफेक्ट नॉलेज किसकी होनी चाहिए, इन्फॉर्म, मतलब परफेक्ट नॉलेज मीन्स दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली
informed about market price. तो आप यहाँ लिखोगे both buyers and sellers are fully informed. Informed किस बारे में? Informed about the market price. तो market price से पूरा inform रहते हैं. इससे फायदा क्या होता है? इससे इसकी implication ये है कि no firm, कोई भी firm ऐसी नहीं है is in a position, no firm is in a position to charge different price. कोई आपसे different price नहीं ले सकता, कोई भी firm, and no different price and no buyer. और buyer भी क्यों खरीदेगा महंगा? No buyer will pay a higher price. ना ही कोई बायर आपको हायर प्राइस देगा, ना ही कोई फर्म आपको डिफरेंट प्राइस पे बेच सकेगी. तो इससे फायदा क्या होता है? इससे ये हो जाता है आपका कि एज अ रिजल्ट आप लिखोगे एज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस prevails in the market. ओके बच्चों, मैंने आपको फिफ्थ फैक्टर भी पढ़ाया था पिछली वीडियो में. वो यही था कि मोबिलिटी के बारे में बताया था. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल हो गई, ये परफेक्टली मोबाइल है. मतलब कोई ज्योग्राफिकल आपको कोई मूवमेंट में उसकी दिक्कत नहीं हो रही, कोई ऑक्यूपेशनल दिक्कत नहीं है. तो ये भी एक फैक्टर होता है इसमें. अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, तो क्या होता है इसमें समझना कि किसी की किराने की दुकान यहाँ पे चल रही है, बट उसको लगता है यार यहाँ पे तो लोग खरीद ही नहीं रहे हैं ज्यादा, तो वो क्या करेगा, कहीं और भी ले जा सकता है अपनी दुकान को. क्योंकि मतलब एक तरह से उसकी लैंड जो है, मतलब ले कहीं और लैंड ले लेगा वो अपनी, ठीक है, इजीली कर सकता है वो काम. कहीं और लेबर को बुला लेगा, लेबर आ जाएगी वहां पे, अपनी मशीन या जो भी उसका काम है उसका सामान ले आएगा वहां पे. तो ऐसे ही ये जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी आपके गुड्स होते हैं, उनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो इजीली आप मूव करा सकते हो एक जगह से लेके दूसरी जगह तक. तो ये भी इसका एक फीचर है कि परफेक्ट मोबिलिटी होती है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना, देयर इज नो ज्योग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट. बच्चों इसमें जो अगला फीचर है वो है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो यहाँ पे हम मान के चलते बेटा, आप एक बात खुद सोचो, अगर कई क्या कहते हैं आटा है, आटा अगर हम क्या कहते हैं ये जो व्हीट है, अगर हम पंजाब से इसको ट्रांसफर करेंगे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, तो आपको खुद पता है कि भाई पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और काफी बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे जो पंजाब से दिल्ली होता है ये तो बहुत ही कम होता है ना. तो पंजाब से दिल्ली में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती उसको, लेकिन पंजाब से अगर कन्याकुमारी वो चावल या आटा लेके जाएगा अपना, तो उसके प्राइस तो मान लो अगर यहाँ पे 30 रुपए का बिक रहा है, तो यहाँ पे इसको 60 रुपए के बेचने पड़ जाएंगे. अब आप एक बात बताओ, बंदा 60 रुपए का क्यों खरीदेगा? उसको पता है भाई दिल्ली के अंदर आराम से 30 रुपए का मिलता है. अब वो आप सोचोगे सर ये दिल्ली थोड़ी जाएगा तो 60 का ही लेगा, तो ऐसा नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, आटा सिर्फ आपका यही नहीं मिल रहा यार, इसके पास एमपी वगैरह जो भी इसके पास की स्टेट्स होगी, वो भी क्या कहते हैं आटा होगा, क्या कहते हैं व्हीट उगाएगी, उससे उनको आटा मिलेगा. तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती इस टाइप के मार्केट में, कह रहा हूँ मैं. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन टाइप की मार्केट स्ट्रक्चर में कह रहा हूँ. ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि भाई वो एक जगह पे ही मिलता है, यहीं से पूरे इंडिया में जाएगा, तो भाई वहां पे तो मैं आपको बता देता हूँ सब जगह पे कॉस्ट अलग अलग होगी. क्यों? क्योंकि जो एरिया पंजाब के पास होंगे, मान लो पंजाब से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट निकल रहा है जो सिर्फ पंजाब में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता इंडिया, तो दिल्ली पंजाब के पास है, तो यहाँ पे वो चीज थोड़ी सस्ती मिलेगी. लेकिन पंजाब से कन्याकुमारी बिल्कुल ही दूर है, तो यहाँ पे वो चीज महंगी मिलेगी. क्यों? क्योंकि उस चीज को पंजाब से कन्याकुमारी तक ले जाने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे ऑन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीज परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आ सकती. बट व्हेन इट कम्स टू व्हीट, राइस, ऐसी टाइप की चीजें, एग्रीकल्चरल गुड्स, वो पूरे इंडिया में फैली हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा. तो वहां पे आपका ये मान के चलते कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है आपकी वो नहीं होगी. तो ये क्या होगी, अज्यूम करते हैं हम. ठीक है, यहाँ पे क्यों, इन यहाँ लिखोगे टू एंश्योर in order to ensure uniform price in the market,
uniform price in the market, it is assumed that transportation costs are zero। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अपना जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट कहीं पे भी बेच सकता है और वहां पे उसको कोई ना कोई बायर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन बात ये हो गई है कि आप ये भी लिख सकते हो आगे, अ प्रोड्यूसर कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट एनी प्लेस। अ प्रोड्यूसर कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट एनी प्लेस, किसी प्लेस पे बेच सकता है, एंड अ बायर कैन बाय इट फ्रॉम द प्लेस ही लाइक्स। मतलब वैसे तो ये कन्याकुमारी में रहने वाला कन्याकुमारी में ही खरीदेगा, बाकी अगर वो दिल्ली भी जाता है तो उसकी मर्जी भाई, वहां पे भी उसको लगभग सेम चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको जाननी थी कि भाई एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मानी जाती है। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात। ठीक है, लास्ट है इसमें एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब बहुत सिंपल सी चीज है ये तो, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसका मतलब समझ लीजिए। सेलिंग कॉस्ट का मतलब पता है बेटा क्या होता है? ये जो सेलिंग कॉस्ट है ना, ये होता है कॉस्ट जो एडवर्टाइजमेंट में लगती है, यहाँ पे कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब आप एक बात बताओ, क्या ये जो किराने स्टोर वाले लोग हैं, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, टीवी पे इनके ऐड आते हैं कि भाई आओ राजू की दुकान से ये लेके जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा क्या है, ये कोई ऐसे नहीं बोलता कि भाई दुग्गल स्टोर से खरीदोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च नहीं करते। आप देखोगे जितने भी आपको लोकल किराने की दुकानें मिलेंगी, ये कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी लगा रहे हैं कि इनके बड़े बड़े बोर्ड लगे पड़े हैं गुरुद्वारे पे या कहीं पे लगा रखे हैं उन्होंने बोर्ड, जैसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है एडवर्टाइजमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वही प्रोडक्ट पूरी मार्केट बेच रही है और सेम रेट पे बेच रही है। तो मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कर रहा, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, क्या कहते हैं आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। तो इसी वजह से सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, इसमें लिख लेना, क्योंकि देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। तो आप ये लिखना, सिंस नो एडवर्टाइजमेंट्स 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 of the product is required due to perfect knowledge due to perfect knowledge amongst buyers and sellers। buyers and sellers में क्या कहते हैं, परफेक्ट नॉलेज होने की वजह से इनको एडवर्टाइजमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बेटा ये हमारे कंप्लीट हो गए 7 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है ना, इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब जो भी प्राइस मार्केट में चलेगा उनको वही रखना पड़ेगा, वही बिकेगा। लेकिन कोई ना कोई मार्केट का क्या कहते हैं प्राइस बना भी तो रहा होगा। हाँ, तो वो मार्केट ही होती है जो प्राइस बनाती है। ध्यान रखना, मार्केट और फर्म, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। मार्केट से फर्म बनी। तो यहाँ पे आप बोलोगे मार्केट 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 नहीं, इंडस्ट्री बोलेंगे यहाँ पे। एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। अब आप सोचोगे प्राइस मेकर इंडस्ट्री कैसे बन रही है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बेटा इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री बनती किससे है? आपकी डिमांड और सप्लाई से बनती है। कि मार्केट में डिमांड क्या है, उसी हिसाब से सप्लाई क्या हो रही है। तो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ना एक प्राइस डिसाइड होता है। वही प्राइस, यानी डिमांड सप्लाई क्या कर रही है, प्राइस को बना रही है, उसी के हिसाब से प्राइस बनेगा। और जो प्राइस इंडस्ट्री ने बनाया वही फॉर्म को बेचना पड़ेगा। तो वही प्राइस उसको लेना पड़ेगा फर्म को, और उसी प्राइस पे आगे बेचना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले डायग्राम वाइज। तो डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आपका ये है प्राइस और ये है डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों के ग्राफ में बनाने वाला हूँ, और ये है इन यूनिट्स। आपने सीखे हुए हैं डिमांड के भी और सप्लाई के भी कर्व। तो डिमांड का कर्व जाता है ऐसा, जैसे जैसे प्राइस आपका डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ठीक है, वैसे सिमिलरली जैसे जैसे ये इंक्रीज, ये प्राइस हो रहा है इंक्रीज, ये भी इंक्रीज। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये दोनों पार्ट्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो प्राइस है ना, ये ही इंडस्ट्री को चाहिए। इंडस्ट्री यही तो प्राइस बनाती है। ये जो पी है यही प्राइस है।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंडस्ट्री जो है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री ने बनाया प्राइस यहाँ पे, तो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। कैसे बनाती है? वो प्राइस लेती है इंडस्ट्री, या वो प्राइस देती है इंडस्ट्री फर्म को, जो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व। ये जो आपका डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, वही प्राइस डिटरमाइंड होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये प्राइस आया ना, सेम, अब चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो, क्यू ले लो या Q1 ले लो, यहाँ पे ना फर्म को यही प्राइस रखना पड़ेगा, सेम प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस टेकर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपका डिमांड सप्लाई मान लो इसको, ये है डिमांड सप्लाई इन यूनिट्स, चाहे कुछ भी हो, हम क्वांटिटी कम खरीदे लोग ज्यादा खरीदे, उसको वही रखना पड़ेगा प्राइस। तो आपको अगर याद हो, आपने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा था ये पुरानी वीडियोस में, तो इसको हम प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं। तो ये हो गया फर्म का प्राइस टेकर और ये हो गया इंडस्ट्री का प्राइस मेकर। तो इंडस्ट्री कैसे बनाती है अपना प्राइस? जहां पे ये जो डिमांड कर्व को डी से डिनोट कर देते हैं, ये डिमांड कर्व है, ये है सप्लाई कर्व, जहां पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज पॉइंट ई मान लो। तो इस ई पॉइंट पे ये जितना भी प्राइस आ रहा है ना आपका, यही प्राइस होता है जो इंडस्ट्री बनाती है। तो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, इसका ग्राफ बना दिया मैंने। और यही प्राइस लेके, कांस्टेंट प्राइस लेके चलना पड़ता है, ये यूनिफॉर्म प्राइस लेके चलना पड़ रहा है इसको, ठीक है, फर्म को। तो फर्म के केस में प्राइस आपका यूनिफॉर्म रहेगा, और इंडस्ट्री आपका प्राइस खुद बनाती है, कैसे? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अब ये मत सोचना कि प्राइस चेंज नहीं हो सकता, भाई चेंज तो हो सकता है, लेकिन सबको साथ में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कब होएगा? जब डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगी। जब डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगी, उस हिसाब से इंडस्ट्री प्राइस चेंज करेगी। जो इंडस्ट्री प्राइस रखेगी, सारी फर्म्स को वही प्राइस फॉलो करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, ये सारा होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में। तो बच्चों, अब इसके अंदर सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डिमांड कर्व कैसे बनाना है। इसके डिमांड कर्व बहुत बार आते हैं एग्जाम में, कि डिमांड कर्व बताइए कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या बनेगा। तो आप हेडिंग डालेंगे डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। आपको एक चीज तो पता ही है कि भाई हल्का सा अगर आपने प्राइस में चेंज किया तो दिक्कत है ना। तो आपको याद होगा, अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिमांड के लिए, यहाँ पे हम आउटपुट्स लिखते थे इन यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ये होता है परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक डिमांड कर्व। अगर आपको ये नहीं पता परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है, तो आप डिमांड की वीडियोस जाके देख सकते हो। इसी की प्लेलिस्ट में 11th इकोनॉमिक की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको डिमांड कर्व के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है? ये होता है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये होता है आपका इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है आपकी? इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये आपका हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइस। तो डिमांड कर्व ये होता है, रीजन आप कितने भी यूनिट्स खरीद लो, प्राइस यूनिफॉर्म ही रहने वाला है मार्केट के अंदर। क्यों? अगर किसी ने हल्का सा भी इसमें बदलाव किया तो भाई आउटपुट में जो उसके वो है ना, डिमांड में फर्क बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो उस बंदे की चीजें नहीं बिक पाएंगी अगर वो 50 पैसे का ही फर्क कर देते। यानी कि थोड़ा सा भी अगर किसी सेलर ने या फर्म ने अपना प्राइस चेंज किया, तो भाई उसकी डिमांड में बहुत फर्क आ जाएगा, लोग वहां से खरीदना ही बंद कर देंगे, चाहे वो थोड़ा सा भी कम कर दे। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? इलास्टिसिटी, पूरा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, राइट। चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी खरीदो, Q1 खरीद लो, चाहे आप Q2 खरीद लो, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। प्राइस विल रिमेन द सेम। अब बच्चों, बस आपको ये एक नोट और डालना है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है और मार्जिनल रेवेन्यू होता है ना बेटा, ये सेम होता है। इसका रीजन आपको पता ही होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो सेम ही होता है। मैंने आपको रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं याद है या नहीं पढ़ा हुआ आपने, तो आप रेवेन्यू वाली वीडियोस को जाके देख सकते हो। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। क्यों एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्यों इक्वल होता है?
क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस चेंज ही नहीं होता। अगर प्राइस चेंज नहीं होता, आपने सीखा हुआ है ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म रहता है। अगर प्राइसेस यूनिफॉर्म रहते हैं ना, तो आपका ये जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन खत्म। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, आल्सो हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट इफ इट इज पॉसिबल। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जस्ट टाइप योगिक क्लासेस इन द सर्च बॉक्स ऑफ रिस्पेक्टिव फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस, इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।